ओके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया है सर 29 का आफ्टर हो गया। हो गया 30th देखें So Prachi and Kachi were observing a building having two different scales, one slanting, another vertically spiral. एक स्लैंटिंग थी और एक स्पाइरल थी, ठीक है। स्टेयर केस थी, एक सिर्फ स्लैंटिंग है, फिसल पट्टी टाइप, इस पे बैठ के आदमी फिसल सकता है ना, और स्लैंटिंग है रैंप टाइप है, ठीक है। तो रैंप का मतलब है कि फिर इसमें ऐसा होगा, ऐसा स्टेयरकेस नहीं, मतलब रैंप रैंप में ऐसे स्लैंट होता है पूरा, है ना, रैंप वैसा ही होना चाहिए। अब देखिए तो और दूसरी स्पाइरल टाइप है, उसमें जैसे तुमने ये देखी नहीं कि इस पे सीढ़ियां घूम घूम के चढ़ो, ऐसी भी तो होती है, घूम घूम के चढ़ पोल पे होती है, घूम घूम के चढ़ते चले जाओ सीढ़ियां, तो स्पाइरल टाइप। अब इन दोनों केसेस में Prachi was in opinion a person using a slanting staircase will be doing more work against gravity। तो प्राची कहती है कि इसमें ज़्यादा काम होगा, जबकि कांची कहती है कि स्पाइरल पे अगर हाइट सेम है दोनों, तो बोलो अगर दोनों एक ही हाइट पे पहुंच गए हैं तो यहाँ तक पहुंचना है, तो प्राची इस बात को फॉलो करती है, जबकि कांची किस बात को फॉलो करती है, इस बात को। नाउ दे स्टार्टेड आर्गुइंग, तभी सांची आ गई, तो उसने बताया दैट एंटायरली डिफरेंट, उसने कुछ अलग ही बात बताई। उसने क्या बताया कि प्राची कह रही थी इसमें ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ग्रेविटी है इसमें कम काम करना पड़ेगा। सर हाँ मेरे को डाउट है। डाउट ना, अब देखिए कि एंटायरली डिफरेंट what according to you was explained, explanation given by Sachi। तो अब देखिए कि साची ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया होगा। वर्क डन, देखिए सांची हैज गिवन एक्सप्लेनेशन, तो उसने एक्सप्लेनेशन दिया दैट कि वर्क डन, क्या एक्सप्लेनेशन दिया वो चंदन बता सकते हैं। हाँ बोलो। यस, द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बट इट डिपेंड्स, यस इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो वर्क डन है वो दैट वर्क डन वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित हो जाएगा। इट इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो दैट वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। हाँ नो है, इस सेंटेंस को पूरा करो। बट इट डिपेंड्स, ऑन फाइनल पोजीशन। हाँ, बट इट डिपेंड्स on end points, hence in both cases equal work is to be done, is to be done।
अगर कोई एक मटके को या फ्लावर वेस को यहाँ से यहाँ उठा के रख देता है और दूसरा यहाँ से ऐसे करता है और तीसरा यहाँ से करके ऐसे करता है, तो किस केस में ज्यादा वर्क डन होगा? अगर ये से भी तीनों ही केस में इक्वल होगा, देयर आर 3 पार्ट्स, तो तीनों ही केस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो वर्क डन उसने बताया, साक्षी ने, कि वर्क डन इज इक्वल्स टू, दैट इज फोर्स, फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसने ऐसा बताया कि वैसे ठीक है फोर्स ही, तो उसने बताया फोर्स ही, तो कितना तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा इस पेन को उठाने के लिए? इसका जो वेट है उतना ही लगाओगे, वेट ऑफ द बॉडी इनटू वर्टिकल हाइट। ये स्लैंट हाइट नहीं लेनी पड़ेगी आपको, लेना क्या चाहिए? इन तीनों ही केस में सिर्फ वर्टिकल हाइट ही ली जाएगी। तो दैट इज वेट ऑफ बॉडी और इनटू वर्टिकल हाइट, और वही किस रूप में संग्रहित हो जाएगी? वेट ऑफ बॉडी mg हुआ और वर्टिकल हाइट h हुई कि नहीं? और यही बाद में EP नहीं बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज ओनली get conserved in the form of potential energy when we do work against gravitational force। तो यही क्या बन जाएगी बताइए? EP को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उतना तो उसमें एनर्जी आता है। तो दिस एक्सप्लेनेशन आप क्या समझते हैं? रांची का ठीक है कि कांची का कि सांची का? सांची का। सांची हैज प्रॉब्लम सॉल्विंग वैल्यूज एंड वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है। तो कौन इन तीनों में सही है? सो व्हाट आर द एप्रिशिएबल वैल्यूज? सांची, सांची हैज प्रॉब्लम solving values and conceptually strong। वो तुमने सुना भी होगा कि कांची रे प्रीत मेरी सांची, ना जा दिल तोड़ के। वो गाना सुना है कि नहीं? कितना फेमस है। सो दैट वाज द सॉन्ग, इसी पर बनाया गया। ये जो आपका क्वेश्चन है उसी पर। सर कौन सी फिल्म का? हाँ? कौन सी फिल्म? फिल्म का तो मुझे मालूम नहीं है, वो राजेश खन्ना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांची रे प्रीत तेरी सांची। सर कॉपीराइट आ जाएगा एक बार। हाँ इसको बात, ये देखो, The velocity time graph of a ball moving on the surface is shown in figure. Find the force acting on ball। तो सरफेस पर कोई बॉल मूव कर रही है, तो पहले इसकी स्पीड 30 है और फिर 6 सेकंड के बाद 0 हो जाती है। तो शुरू में 30 या फिर 6 सेकंड में ये दिस इज टाइम इन सेकंड 1 2 3 4 5 6 और दिस इज 10 20 30। अब इससे क्या पता चल रहा है? ये वेलोसिटी, ये टाइम है। तो तुमको अभिषेक क्या लग रहा है? क्या वो बॉल किसी स्लैंट से लुढ़क रही है? ग्राफ से नहीं पता चलता, स्लैंट से थोड़ी लुढ़कती। स्लैंट से लुढ़क रही होती तो क्या उसकी स्पीड बढ़ ना जाती कि 6 सेकंड में 0 हो जाएंगे? ब्रेक नहीं लग रहा है, वो सिर्फ एक जमीन में लुढ़का दी गई है बॉल, तो धीरे धीरे अंडर फ्रिक्शन वो रुक गई। तो इसका ग्राफ ये होगा कि धीरे धीरे रुक गई। समझ में आई बात की नहीं? तो शुरू में हाई स्पीड है और अल्टीमेटली रुके, ग्राफ अलग बनता है, चीज अलग होती है। तो स्पीड अगर ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है, या ये भी हो सकता है कि इस पर धीरे धीरे तुमने ऊपर उछाली हो, तो हाईएस्ट पॉइंट पर 6 सेकंड बाद वो रुक गई हो। नीचे यू ज़्यादा होता है
और फिर अल्टीमेटली रुक जाती है कि नहीं अगेंस्ट ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, तभी तो ये लीनियर ग्राफ बनता है। वीटी ग्राफ लीनियर कब होता है? जब उस पर एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या डेसिलरेशन हो। तो जीरो क्यों हो गया है? दैट इज ड्यू टू, क्या रीजन हो सकता है? या तो ये भी हो सकता है कि यूनिफॉर्म फ्रिक्शन है, या फिर तुमने नीचे से उछाल दिया तो जो 6 सेकंड आया होगा तो 6 सेकंड में ये एट हाईएस्ट पॉइंट नहीं हो जाएगा एच मैक्स, तो वहां पे दो केस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को देखकर आप बताइए कि उसने 6 सेकंड में नोएल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। हाँ बोलो। सर सीधा। सो जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल, किसी चीज को रिटेंटिविटी कहते हैं, धारण क्षमता, कि बच्चे ने पढ़ा और उसको कैलकुलेट करके करेक्ट। अभी कैलकुलेट कर लिया तो बता दो, नहीं फिर क्या करें इतनी देर में? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बोलो बेस कितना है? 6 है, तो 6 सेकंड, ये कितना है? 30 मीटर, तो सेकंड से पर सेकंड कट गया, सेकंड को भी पर सेकंड है, सेकंड ये 1/s होता है ना पर सेकंड, वो कट गया। अब जरा 2 से इसे कट करो, 3, तो कितना आ गया? 90 मीटर। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि उसका एक्सीलरेशन कितना। ये तो आपने देख लिया कि डिस्टेंस कितनी चलेगी, एक्सीलरेशन बता दें का फार्मूला। तो एक्सीलरेशन कितना बताया बताइए? v माइनस यू बाई टी। तो क्या क्या वैल्यू रखे ना? बोलो अमन। -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। सही है। 0 माइनस 30/6, जैसा कि चंदन ने भी बताया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब ये तो तुमने ये निकाल लिया पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है मुझे ये बताओ कि फोर्स कितना लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, चीज रुक रही है तो उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स क्या होता है? क्या ma न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बता रहा है? F क्या होता है? तो बताओ उस आपके क्वेश्चन पेपर में उसका मास कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम। ma, तो 50 ग्राम में नोएल कितने केजी होता है? केजी में तो बदलोगे ना, 0.05। सही सही तो बता रहा है। तो देखो 50 ग्राम है, तो 50 में किससे डिवाइड कर दें? 1000 से, तो केजी बन जाएगा कि नहीं? बोलो। अगर 50 ग्राम में 1000 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा? 0.05। तो वो बन गया, वो केजी में बदल गया। और एक्सीलरेशन कितना है कुमकुम? भाई बोला तो करो, कितना है? -5 मीटर। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या ये -25/100 हो गया? और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही सुहाना न्यूटन कहते हैं। इसी अगर आपसे कोई पूछे फोर्स की 2 यूनिट बताओ तो तुम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ma, मन में m और a दोनों की यूनिट रख लेना, वही न्यूटन है नहीं। तो अब इसको सॉल्व करो, नोएल कितना आएगा? या फिर ऐसे ही कर लो ना, 2 0 शिफ्ट कर लो ऊपर, 0.25। तो इससे क्या आ गया? दैट इट इज इक्वल्स टू -0.25 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स। ये बोलो बात सही। और कुछ पूछ रहा है क्या? इतना ही पूछ रहा है। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल होगा, सेल वॉल होगी, सेल वॉल होगी, और लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्या? लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। प्लास्टिक्स भी होते हैं ना उसमें, क्योंकि कलरफुल होते हैं। हाँ ये भी बात है, सेंट्रली लोकेटेड होता है एनिमल सेल में, ना कि साइड वाइज लोकेटेड होता है। तो प्लांट सेल, और बड़ा कौन सा होगा जनरली? प्लांट। हाँ। तो
Let us write on this. तो 32 है 32. Okay. These are generally large. These are generally small. Nucleus is. अच्छा, इसमें तो अच्छी बात बताते हो। साइड वाइज मैं बना दूं क्या तुम्हें तो तब नहीं तुम्हें नहीं इसमें साइड वाइज है एनिमल में वो है वहाँ पे प्लांट सेल रखी भी हुई है, तो देख लो साइड वाइज ही लोकेटेड है, दोनों को आप देख लो। इसमें साइड वाइज है एनिमल में सेंट्रली लोकेटेड है ये देखो, सर ये उसके लिए ये है, इसमें कहाँ पे न्यूक्लियस और इसमें देखो ये एनिमल है, तो दोनों में तुलना कर लो आपस में। हाँ ठीक है तो कहाँ कहाँ है देखो जरा, इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में, और इसमें साइड वाइज देखो साइड वाइज ये तो हम लोगों के हाथ में कई बार आ चुका है ना, ये है न्यूक्लियस की नहीं? हाँ मैं वो देख लिया तो न्यूक्लियस इज साइड वाइज लोकेटेड, और इसमें जो ग्रीन कलर का है वो प्लास्टिड है, जो कि क्लोरोप्लास्ट है। ये देख लो ग्रीन कलर का नीचे दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं, फ्लोरोप्लास्ट दिखा कि नहीं? और ऐसा उसमें नहीं है, एनिमल सेल में तो बस माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी ऑपरेटस है, इसमें तो नहीं है, नहीं? तो न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। सुहाना एक और डिफरेंस बताओ। प्लांट सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट हो सकता है या प्लास्टिड्स भी बोल सकते हैं, जनरली हम प्लास्टिड्स बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा, कभी कभी उसमें रंगीन फूल भी होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट भी तो हो सकता है, नहीं? तो प्लास्टिड लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। और एनिमल सेल, उनको कोई भंवरों को अट्रैक्ट तो करना नहीं रहता। एनिमल सेल डू नॉट है, वो तो लोकोमोट कर सकते हैं अपने खाने के लिए, हैव डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। ये कलर के लिए होता है, तो स्किन कलर इस पर डिपेंड करता है, स्किन कलर मेलानिन पर। उसकी वजह से अगर जो गोरे हैं उनको कैंसर जल्दी होता है। क्या तुम गोरे तो नहीं हो? उनको इसको नहीं होगा फिर हाँ, इसको नहीं होगा क्योंकि नाउ वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। और बोलो। सेल वॉल इज प्रेजेंट हाँ, वैक्यूल्स आर तीन ही तो लिखने हैं ठीक है, लिख लो। यहाँ पे 3 बोल रहा है, इन साइज 3 ही लिखना आप। और वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। ग्रीन ही है सर, मेन है जितने भी है लिखो। एक और लिख लें कि दीज आर हैविंग सर्वर, यही प्राइमरी डिफरेंस है। एक और चंदन बता दो तुम। नहीं, वो तो हमने बता ही दिया, और बताओ। और सेल इसमें तो है प्लांट सेल डेफिनेशन, प्लांट सेल डेफिनेशन। अच्छा हाँ, शेप चेंज नहीं करते। these do not have डेफिनेशन सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, एक सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल के बारे में जानते हो? डिवीजन के टाइम में उसमें से स्पिंडल निकलते हैं हाँ, और वो खींचते हैं क्रोमोसोम को। यस वो इसमें होता है, वो इसमें नहीं होता। कराया होगा तो do not have, एनिमल सेल है सेंट्री और इसमें have centrioles, these have। वो इसलिए कि जब सेल डिवीजन होगा तो खींचते हैं आधे आधे क्रोमोसोम को ना। अब देखो ये 6 है, टिश्यू बताएंगे। बताओ। ये बहुत केयरलेस है, यॉइंग कर रही है शुरू में आई। ये बोलो। और दोनों चीज थोड़ी हो सकती कि यॉइंग भी कर सुना सके। हमने क्यों पूछा? हमें मालूम या तो केयरलेस जतन के साथ ये नहीं सुनती है कि मैं डम्ब बनी रहूं। बोलो।
अमन Plant cell or animal cell, plant cell have centrioles, animal cell do not have centrioles. Plant cell क्या have चीज? centriole. हाँ बोलो ना, वो उल्टे ही अच्छा sir. Plant cells have cell wall, animal cells do not have cell wall. Plant cells are generally large, animal cells are generally small. Plant cells do not have centriole, animal cells have centriole. तीन हो गए। चंदन बताओ। Plastids होते हैं। किसमें? Plant cells और? have plastids, animal cells do not have. Vacuoles are larger in size. रिएक्शन टाइम में तुरंत रिस्पॉन्ड, कितना रिस्पॉन्ड टाइम है, उसी से तो बच्चे की क्विक विटेडनेस पता चलती है कि वो कितनी शार्प माइंड है। बोलो छह तुरंत बता दो, बल्कि एक साथ में भी बता देते हैं लोग। सर छह पूछा था, साथ लीजिए। Plant cell के जो बाकी रह गए थे वो बता दो। बता। Vacuoles are larger in size in plant cell. Vacuoles are small in animal cells. Vacuoles are sidewise, nucleus is sidewise located in plant cells, and nucleus is centrally located in animal cells. सही। जो चालाक होते हैं वो इससे देख के बताते हैं। त्रिशु टाइप मैंने सामने देखा, बोला सर मॉडल तो देखने दोगे ना। तो इतने टाइम तक बच्चे तेज हो जाते हैं। त्रिशु में अभी नहीं आया वो मोटिवेशन, पता नहीं क्यों। आगे देखें। आफ्टर ऑल a solution of 3% glucose and solution of 8% glucose are kept in troughs separated by semi permeable membrane। ये देखो इनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दी गई है। इधर 3% सोल्यूशन है ग्लूकोज का, इधर 8% है। पानी में 3 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम पानी में 3 ग्राम ग्लूकोज है और उसमें 8 ग्राम ग्लूकोज है। तो अब ये दोनों सोल्यूशन और बीच में कोई आप खीरे की या आलू के एक पतली सी चिप काट के रख दें तो वो सेमी परमेबल हो जाएगी। कोई भी प्लांट की कोई भी चीज़ सेमी परमेबल होती है तो उसके थ्रू वाटर आ जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 1 घंटे बाद तुम देखोगे मयंक, तो इसमें तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? अगर मान लीजिए दोनों इतना इतना है, क्या होगा 1 घंटे बाद? नमन बोलो अभिषेक। ऑस्मोसिस से दोनों तरफ इक्वल हो जाए। इक्वल तो शुरू से ही था। बोलो सुहाना। 3% के साइड आता है। हाँ 3% वाले ये सही बताया। अब सुहाना ने बता दिया, तुमने बाद में तो बताया। जैसा उत्कर्ष ने बताया कि 3% वाले की तरफ कम हो जाएगा, वो सुन के बता रहे हैं कि यहाँ पानी ज्यादा है तो वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ 92% पानी है, यहाँ 97% पानी है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? The movement of water from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis. So here water move from 3% side to 8% side. Here the water level will decrease and here the water level will increase. So after 1 hour we will see this. है बात कि नहीं? So osmosis will take place. This is movement of water from higher concentration to lower concentration. In this case, त्रिशु सेंटेंस पूरा करो। हमारे केस में बोलो क्या होगा? वाटर फ्रॉम Arvind. Water from 97% of solution will move to 90. नहीं 97% के टर्म्स में ना बोलो, तो 3%। 3% solution will move to 80%. ठीक है, विल मूव टू 8% सोल्यूशन।
and the water level on 8% side, और जो 8% सोल्यूशन है, क्या अब अमन वो 8% सोल्यूशन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? वो बढ़ जाएगा। नहीं वो सॉल्यूशन तो उतना ही है। ये तो आप बताओ, हम तो पूछ रहे हैं कि पहले वो 8% था, अब वो 8% रह जाएगा कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अभिषेक, कम हो जाएगी क्योंकि पानी बढ़ गया ना उधर। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, उसकी कम होती रहेगी। ये तब तक चालू रहेगा कि नहीं, क्योंकि इसका पानी उधर जा रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर उधर जाएगा तो फिर वो ये चीज ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो जाएगी। तो ये वाटर, सही बात है कि नहीं, इसीलिए तो हो रही है आसपास। तो इन दिस केस वाटर विल मूव फ्रॉम 3% सोल्यूशन टू 8% सोल्यूशन। From 3% solution to 8% solution and दिशिता अगला सेंटेंस बोलो। और क्या तुम ऑब्जर्व करोगी? एंड वाटर लेवल बोलो। of 8% decreases. अच्छा, तुम डिक्रीज कर दे रहे हो, तुम प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य करोगे, अपना अलग तुम पराशरण का नया फिलोसफा बनाओगे। चलो देविका बताइए। एंड 8% solution water increases. क्योंकि वहां पानी ज्यादा जाएगा, वहां ज्यादा ग्लूकोज डाल दिया। एक है, एक तरफ अंगूर का पानी है, एक तरफ किशमिश का पानी है। बताओ अंगूर के पानी की तरफ से किशमिश की ओर जाएगा कि किशमिश से अंगूर की ओर? अंगूर से क्योंकि जहाँ तभी तो वो पतले सोल्यूशन से गाढ़े की ओर जाता है ना। एंड वाटर लेवल on 8% side will rise, यहाँ राइज हो जाएगा। एंड ऑन 3% साइड विल फॉल। अगला देखिए कि आफ्टर 1 hour briefly explain striated and smooth muscles with their functions. तो 33rd, तो दो चीजें पूछी गई हैं, ये बिफोर और striated muscles। तो एक हमारे पास स्ट्रिएटेड मसल हैं, इनको स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर स्ट्रिप्ड मसल्स, जो कि दिखने में ऐसी लगती हैं। अच्छा, क्या ये ब्रांच होंगी कि ब्रांच नहीं होंगी? अनब्रांच होंगी ना। सो दीज आर, बुक में देखो अनब्रांच्ड ही हैं। सो दीज आर, अच्छा ये विसरल मसल्स हैं कि नॉन विसरल मसल्स हैं? वॉलंटरी हैं। हमारे विसरल ऑर्गन्स के कुछ नाम बताओ। हार्ट हो गया, जो हमारे, जो अपने हिसाब से काम करते हैं, दे डू नॉट। ईसोफेगस हो गया। तो क्या ये मसल्स वहां पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? नहीं पाई जाएंगी। तो यही सब इनके बारे में लिखे। उत्तर से वॉलंटरी मसल्स हैं कि इनवॉलंटरी मसल्स हैं? बोलो। वॉलंटरी है। These are voluntary muscles. So let us write about these. Okay. Now. So these are voluntary muscles. These are, वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? ये इच्छाधारी नाम है। हमारी तरफ तो वर्क करेगी as per our will। नहीं, इच्छानुसार कार्य करती है, वॉलंटरी है ना। तुम वॉलंटियर हो
तुमसे कहा जाएगा कि घर के अंदर अब स्कूल में कूड़े की कचड़ी की सफाई हो तो बस बोलेगा हम वॉलंटियर्स। तो दीज आर वॉलंटरी मसल्स। So these are voluntary muscles. काम करती है अपने विल पे काम करती है। वॉलंटरी हमारे विल पे जो काम करे और वो नॉन वॉलंटरी है, इच्छा के अनुसार हम जैसा चाहें वैसे मूव करें। These are found in forelimbs and hind limbs. ये हमारे आगे के पैरों पर और पिछले पैरों में पाई जाती है। So these are जो आपके शरीर के बाहर निकल रहा है उसको अपेंडेजेस कहते हैं। तो हमारे पास ये 4 अपेंडेजेस हैं। So these are found in hand and Four legs. limbs लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, 4 limbs. मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होगी। हाँ ये भी बना देता हूँ। ये चीज हो गई। इसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस पेरिफेरी इस पर होंगे। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, cylindrical and straight. It is multinucleated, unbranched, cylindrical and straight. तो ये बोलो थक जाएंगी मयंक कि नहीं थकेंगे? अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो थक जाती है, जबकि इसोफेगस से ये सब अपना चल सकते हैं ज्यादा। ऐसा नहीं वो भी थकेंगे, उनको भी रेस्ट चाहिए वो, लेकिन अपने हिसाब से चलती है। चलो ये बट दीज गेट एग्जॉस्टेड, थोड़े समय में ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। Skeletal muscles. Skeletal muscles. वॉलंटरी मसल्स, इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ऐसा लिखा है क्या कहीं? ठीक है, अभी देख लेंगे इसको कि स्केलेटल मसल कहते हैं। ये आपने अच्छा नाम बताया, मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। बुक में लिखा है, एक मिनट देख लें फिर से, हम भी भूल जाते हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। Striated muscles are also known as skeletal muscles. So क्या ये skeletal muscle हैं? ऐसा बता रहा है क्या? ये skeletal muscles हैं. These are attached to bones, responsible for our mobility. These are skeletal muscles. Attached to bones and responsible for our mobility. नेक्स्ट देखो, इतनी बात है। अब हम बिल्कुल अरविंद से पूछेंगे, अब सब चीजें पूछेंगे जितना इनको बताया गया है, कि अब चित्र मेरा होगा, आवाज अरविंद की होगी। चित्र अलग उधर। हाँ बताइए, स्मूथ मसल्स के बारे में कुछ बताएं। बोलोगे अरविंद, बताइए। These are involuntary muscles and their shape is spindle shaped. These are uninucleated and धीरे धीरे बताओ। वॉलंटरी muscles. muscles, Spindle these shaped. are spindle shaped. Uninucleated. स्पिंडल का मतलब है दोनों तरफ टैपर्ड, तकली की तरह। स्पिंडल का मतलब तकली होती है, जो जिस पे धागा नहीं बनाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते तकली दिखा देंगे, है ना? थ्रेड नहीं बनाते हैं, तकली के द्वारा रुई से, कॉटन से तुम घर में थ्रेड बना लो। वही चीज चरखा में होती है, वही घर में 5 रुपए की तकली या लांबा से बनाओ। So these are spindle shaped tapered At form. at both ends. Uninucleated. सही है, at both ends. These get tired. These are uninucleated.
and found in esophagus and intestine, small intestine. वहाँ भी पाई जाएंगी। इतना ही बहुत है। सो ये कैसी होंगी? यानी these are found in visceral organs, ये voluntary organs में नहीं पाई जाएंगी। So like these are involuntary muscles. तो लिख दिया। Found in visceral organ. Visceral organs. Visceral का मतलब आपको बता दें। Etymology of visceral. Visceral का मतलब देखो कि वास्तव में जो है from Middle French visceral that is medieval, मध्ययुगीन काल में इसको इंटरनल कहते हैं। जो एक होता है appendages जो एक्सटर्नल है और जो हमारे शरीर के अंदर है उनको क्या कहेंगे? तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इंटरनल। visceralis means internal. This is it is internal. तो इंटरनल ऑर्गन में तो आपका नहीं चलेगा, विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं। और कुछ लिखना है लाइक कहाँ पाई जा सकती है बताओ, भी बताया है। Esophagus, small intestine. एग्जाम्पल इसो Iris of eye, bronchi. पेगा सही है, आइरिस में पाई जाएंगे, आइरिस ब्रोंकाई। और भी कोई है? फिर elementary के नाम। हाँ ठीक है, इसोफेगस है और Intestine. कैनाल वही सब है, सर पर एलिमेंट्री के नाम में esophagus आ ही जाता है, वो हमें ध्यान देना है। गलत लिखने का भी आनंद कुछ और, दैट इज इंटेस्टाइन। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। Functions. क्या Functions. फंक्शंस? With their function. क्या फंक्शन? सो यूनिक्रिएटेड है, तो दे वर्क क्या क्या फंक्शन है लिखो, ठीक है। सो Started after. these are for contraction and relaxation. These ये क्या करेंगी? इनका काम है दे मूव फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यही करती है कि नहीं? बाई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लगातार ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है इसोफेगस का, नहीं? तभी तो खाना, जैसे बेड पे वो नहीं चढ़ाते हैं रबर, तो धीरे धीरे करके नीचे चढ़ा रहे हैं, तो बाई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दे रूट द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। These transfer food from mouth to stomach by contraction and relaxation. They regulate the amount of light. These regulate the देखो आइरिस क्या है, जो आईज है ना, आईज में आई बॉल है, तो आई बॉल में ये बीच में ओपनिंग है, ये खुली हुई जगह, यहाँ लेंस है, और इसके चारों ओर ये डायाफ्राम है। ये डायाफ्राम छोटा बड़ा हो जाता है, क्या आपको मालूम है? मैं दिखा भी देता हूँ, वीडियो में पहले भी दिखाया है कि ये छोटा बड़ा हो जाता है। तो इट इज, ये देखो कि कैसे ये रेगुलेट करती हैं। सो ओपनिंग ऑफ प्यूपिल लार्ज एंड स्मॉल, ये आप देख लें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों आंखों में आपको कुछ पता चल रहा है कि ये देखो, क्या ऐसा लग रहा है कि एक में जो काला हिस्सा है वहां खाली है
उसके पीछे रेटिना है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। इस बताओ किसमें ज्यादा लाइट डाली होगी, गई होगी? इस वाले पे टॉर्च लगाई गई है, आंख पे किस पे? जिसका प्यूपल छोटा है सर, ये छोटा, right side। क्योंकि अगर ज्यादा लाइट चली जाए तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे धूप में पेपर को नहीं जला देता है कॉन्वेक्स लेंस, अगर रखो तो ये पीछे रेटिना को जला दे। तो इस तरीके से इसमें ये डार्कनेस में रखा गया और ये लाइट में, तो ये साइज को कम ज्यादा करके क्या करना है बताइए? इस साइज को कम ज्यादा कर देगा, ये चीज है। तो आइरिस, ओके, इसके पीछे जो आइरिस है डायाफ्राम है, ये शटर है। कैमरे में पहले शटर नहीं होता था, और बंद कर देता था पूरा, फिर पूरा खोल देता था। कितना खोलना है, कितना बंद करता है, इसको रेगुलेट कहते हैं। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। तो ज्यादा लाइट होगी तो क्या होगा बोलो? ये देखो ऐसा दिखाया गया है, ये देखो ऐसा है, तो बोलो ये डिम लाइट है, तो पूरा खुला हुआ है। लेकिन अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये कैसी लाइट है? लो लाइट है कि नहीं? तो ये बीच की ओपनिंग को प्यूपिल कहते हैं, और जो ये कलर है वो क्या है? आइरिस। ये किस आइरिस ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो ये इनका काम है। अगला क्वेश्चन देखें। क्या स्ट्रिप मोटर के फंक्शन है किसके? स्ट्रैंडेड मसल। इसका क्या लिख दिया है हमने? और मोबिलिटी के लिए है, हम मोबिलिटी के लिए करते हैं नहीं, यहाँ लोकोमोशन, मोबिलिटी एंड लोकोमोशन, ग्रिपिंग सम ऑब्जेक्ट्स, रनिंग, वॉकिंग, ये सब। What are the differences between mass and weight? इसमें थोड़ा सा आइडिया मुझे लग जाएगा टिश्यू के बारे में, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है। तो मास और वेट के बारे में कोई 3 डिफरेंस बताइए। रुक जाओ, बता देंगे, बोलो। ये हम लोग 7th से पढ़ते चले हैं ना, मास और वेट को भी ये ज़्यादा बता देगी। सुहाना 3 डिफरेंस बताओ। The matter contained by a body is called mass. The amount of matter, amount of matter contained by a body is called, देविका इसका काउंटर पार्ट बताओ। सृजना, कुमकुम, Downward pull on an object. यस, डाउनवर्ड पुल on any object due to gravity is called, नमन दूसरा पॉइंट बताइए। Mass cannot be, yes, mass of an object cannot be 0, and weight of an object can be 0। हम उसको कैसी पोजीशन में रख रहे हैं? हो सकता है सन और मून के बीच में, या सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ वो 0 हो सकता है। सन भी जितना अट्रैक्ट करे उतना ही अर्थ अट्रैक्ट करे, तो वो चीज़ हैंग रहेगी नहीं बीच में। एक और पॉइंट बताओ। मास इज स्केलर, मास इज स्केलर, सही है। मास उसको बताने दिया करो। हाँ, और बोलो। इट इज वेक्टर, वेट इज वेक्टर। ठीक है, नोएल अगला पॉइंट बताओ। Mass does रुक not जाओ। differ from place to वेक्टर क्वांटिटी, हाँ बताइए। mass does not differ from place to place. Weight differs from place. Mass does not differ from place to place, और ये वेट
डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक चंदन और बता दो, दोनों की यूनिट बता दो। इसकी केजी और इसकी मीटर। सही। इट्स यूनिट इज केजी। तो ये मुझे बताइए कि वेट पोल्स पर ज्यादा होगा अर्थ में कि इक्वेटर पर? पोल्स पे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन है ना वो कैसी है, तो वो मैथ में फोकस ज्यादा करते हैं इसीलिए पूछा उनसे। वो नहीं था कि सोना वो पोल चलाया था तो वहां वो ज्यादा वजन था, अब पोल पे ज्यादा नहीं खींचता है, तो वहां पर क्या होता है कि 9.81 है और इक्वेटर पे 9.79 है। ये चीज तो पता है ना, तो जी पे ही डिपेंड होता है। तो जिसको जी की वैल्यू पता हो जाएगी, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी चपटी है, नारंगी के आकार की, ऐसा है नहीं। मतलब आप ये सकते हैं अगर 0.99 रेडियस है तो ये 1.01 रेडियस है, थोड़ा सा यहाँ इतने का ही अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, वो पता नहीं चल पाएगा इतने। लेकिन फिर भी अमन यहाँ जी की क्या वैल्यू और यहाँ के, यहाँ बताओ। पोल्स पे 9.79 और यहाँ 9.8। ये बताते ही नहीं है। 9.7 और g is equals to 9.79। वेट वेरी कर जाएगा क्योंकि g के बदलने से वेट वेरी कर जाएगा। w is equals to mg होता है। आफ्टर ऑल stone is dropped from edge of roof, how long it takes to fall 4.9 मीटर। तो अगर मैंने रूफ से इसको गिरा दिया स्टोन को, जो कि ये 4.9 मीटर है, ये तो 3 मीटर है, लगभग थोड़ा सा अगले मंजिल से गिराया, तो वहां से गिरने पर u इसका कितना है 0t पूछा जा रहा है और g कितना है 9.8 ही लिया गया होगा। तो नोएल कौन सा इसमें मैं लगा दूं, बताओ फार्मूला कौन सा लगाऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन। लॉन्ग में टी तो उसमें तो टी नहीं आएगा, तो सेकंड लगा देना। तो एस इज इक्वल टू हाफ एट इज पर। मैं किसमें वैल्यू फीड करिए रखो। गिवन थोड़ी 10 ले लेते ना जी। 10 दिया क्या? 9 गिवन नहीं है। नहीं दिया तो हम इसी के बेसिस पे ले रहे हैं ना, ये है तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा इसीलिए। हाँ बोलो। 4.9 हाँ is equal to 0 into t half plus half 9.8 into ठीक है। अब इससे अभिषेक का भी कैलकुलेट करना बता देंगे आपको 0.9 हो जाएगा। कितना आया, तो टाइम कितना है, तो 4.9 इज इक्वल्स टू, 4.9 तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4.9 अपॉन, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो टी की वैल्यू क्या आ गई। वैसे रूट में 1 है, प्लस माइनस लगा दो, निगेटिव साइन रिजेक्ट कर दो, नहीं टाइम तो निगेटिव नहीं होता, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन 1 सेकेंड। ऐसे समय में अगर तुम दूसरी मंजिल से गिराओगे कोई बॉल तो 1 सेकंड में धरती पर आ जाएगी। दूसरी मंजिल की खिड़की से गिराना, क्योंकि 3 मीटर ये है और 1.9 मीटर पे खिड़की होगी, 1.2 मीटर पे खिड़की होगी। आदमी 1.2 का अपने से ऊपर थोड़ी ना खिड़की रखेगा, नहीं प्लस माइनस क्या है? है। जैसे ये देखो, अगर x स्क्वायर 4 है तो बताओ x की क्या दो वैल्यू होगी, बताओ। -2 क्योंकि -2 रखने पे भी 4 आ जाएगा और 2 रखने पर भी 4 आ जाएगा। तो जब मैं x को सॉल्व करूं तो सिंपली √4 ना लिख दो स्क्वायर रूट, क्योंकि ऐसे में तुम्हारे हाथ एक आंसर लगेगा, एक छूट जाएगा। यदि तुम यहाँ दोनों लगाओगे तब तुम्हारे हाथ दोनों आंसर आ जाएंगे। रूट से कभी निगेटिव नहीं आता बाहर।
तो इसलिए दोनों लिखे जाने चाहिए। अभी 9th में तुमको रिलैक्सेशन है, अगली क्लास में नहीं होगा, तो चूंकि जाने वाले हो तो थोड़ा बता देना कि वहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये कहाँ से आ गया, तो पहले से पता होना चाहिए ना। तो 2 आंसर आते हैं हमेशा, यही देख लो, एक छोड़ना थोड़ी ना, नहीं स्क्वायर के तो 2 सोल्यूशन होंगे कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो अब टाइम आ गया, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड में गिर जाएगा। हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ, जब ये बिल्कुल नीचे गिर रहा होगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। कौन सा फार्मूला लगाए, v इज इक्वल टू u प्लस, ठीक है, तो v निकाल लीजिए, u 0 है, a 9.881 है, तो उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई चीज 0 से गिर रही हो तो 1 सेकंड गिर जाए तो उसकी स्पीड कितनी हो जाए, 1 सेकंड गिरा तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ती चली जा रही है, इसी से तो पता चल रहा है। अब अगला देखो, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड, 7.9 मीटर अगर गिर जाए तब इसकी अंत में स्पीड क्या होगी। अरविंद कौन सा फार्मूला लगाए, कह रहा है कि अब 4.9 ना गिरे और एक मंजिल ऊपर चला गया, 3 मीटर पे एक मंजिल होती है कि नहीं, तो इसी में 3 और जोड़ो तो क्या 7.9 नहीं हो जाएगा। तो कह रहा नहीं, फर्स्ट फ्लोर से नहीं, सेकंड फ्लोर की विंडो से गिराएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब नीचे गिरेगा तब क्या होगा, बोलो कौन सी इक्वेशन लगाए, सेकंड, v square minus वो लगा दो, थर्ड लगा दो, फिर कहाँ तुम टी निकालोगे, सीधा थर्ड लगाओ। वो v पूछ रहा है कि नहीं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू 2as। कुछ लोग इसको यहाँ लिखते हैं, लेकिन एक ही बात है, वैल्यू डालो उन्होंने, v square is 9.8, We to find out here. find out v square minus 0 square v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर is just 2 into 9.8 into 7.9. 2 इंटू 9.8 इंटू, 7.9. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या क्या आ रहा है, तो 7.9 है, कुछ पता चल रहा है 7.9, 19.6 multiplied by 2,000. कुछ चीज बाहर नहीं निकल रही। हम चाहते हैं ये सब ना करना पड़े, चलो टाइम ले लेता। देखो 2 है और 98 लिख दो 79, तो नीचे का 100 आ जाएगा, दोनों के एक 0 आ गए ना नीचे। तो ऐसे में क्या होगा, 2 इंटू 98 इंटू 79 अपॉन 100। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 से क्या 10 आ जाएगा। 15484. 79 क्या प्राइम नंबर है, इन्हीं केसेस में प्राइम है। 15484 आएगा. 154. 79 का तो स्क्वायर रूट ही नहीं आएगा, तो क्या वैसे निकालना है, तुमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया क्या, 1, 54.8. चलो चलो इन्होंने तो पॉइंट में भी निकाल दिया, 154.8 ना, 4 भी आ रहा है क्या, सही है। अब देखो मैं इसका करके दिखाऊं, 154.84, तो सबसे पहले मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए, जोड़े बना दो। बना लो, जोड़े बना लिए, डेसिमल के इधर से इधर बनाए, इधर से उधर बनाए। 1. अब 54 आ गया, अब किससे करें, 2 से 44, तो ये 10 आ गया। डेसिमल के बाद का आप नोट कर रहे हो तो डेसिमल लगा दो, ये 2 यहाँ नीचे लिखो, यही नंबर आ जाएगा कि नहीं आया, पहले 1 आया था, तो 24। अब इसमें बताओ 4 से करें जरा, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17, 4 2 जा 8 and 9, इससे करो, दैट इज 8, फिर 0 और 1। अब यहाँ क्या हो गया, 4 और लिख दो तो कितना, ठीक है 2 4 8, और अगर 2 0 लगा दें तो यहाँ से तुमको पता चल रहा है 4 ही लेने से आएगा, 24 चौको यानी 25 चौको, ये 4 आ जाएगा, तो 12.44 आ जाएगा। जब 12.4 लिखे तो ठीक है। तो दैट इज v इज इक्वल्स टू 12.4
मीटर पर सेकंड। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ इसकी आंसर शीट क्या है। यही आना चाहिए आंसर। तो इसका टेस्ट थर्सडे को 12.44 दे रहा है, 44 लिख देते हैं। आंसर की में थर्सडे को लोगे या कब? नहीं, थर्सडे को टेस्ट नहीं होगा। संडे को। हाँ, संडे को नहीं। ठीक। 4 लिखो, आंसर की में 4 है, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गई। द स्टोन विल बी मूविंग ड्यूरिंग द फ्री फॉल, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। अब अगला देखो, फोर्थ में क्या पूछ रहा है। एक्सीलरेशन 1 सेकंड के बाद क्या एक्सीलरेशन है और 2 सेकंड के बाद बोलो। एक्सीलरेशन जो अर्थ की वजह से एक्सीलरेशन है वो बदलेगा नहीं, वो तो हम खुद ही रख रहे हैं बिना किसी से पूछे, तो क्या वही बदल जाएगा? तब तो हम फार्मूला ही नहीं लगा पाएंगे। तो एक्सीलरेशन इन ऑल द केसेस विल बी सेम, इट इज द पुल। डाउनवर्ड मतलब पुल है जो कि ग्रेविटी की वजह से, उसकी वजह से होता है। पुल को तो फोर्स कहेंगे ना, तो एक्सीलरेशन विल नॉट चेंज ना। सर क्या बोलो? मैं डाउट कब करूँ? अब तुम आती तो लेट हो, चलो भी कर देते हैं। जब साइंस क्लास से पहले आ जाए तो अरविंद देखो 5 मिनट पहले आ जाता, बैठा रहता है और डाउट खोल के बैठा रहता है। कोई मतलब नहीं है सर। Now, acceleration due to gravity। अभी कर देते हैं। कितने डाउट्स हैं? 2 हैं। ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, आज ही करके भेज देंगे। कांस्टेंट आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड its value is same as 9.8 meter per second square। आपको why mitochondria is called the powerhouse of the cell? सृजना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? व्याख्या करिए। बोलो देखो। और सही है, ये energy to all the cell organelles It has some of its protein providing ribosomes and DNA. हाँ ठीक है, लिखो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सर ये प्रोटीन भी बनाते देख लो, माइटोकॉन्ड्रियन, अगर सिंगल है तो ड्रियन, और जब प्लूरल है तो इसके पास खुद का डीएनए और प्रोटीन भी बनाता नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बात सही है। हाँ, सर माइटोकॉन्ड्रिया में डी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया is called powerhouse of cell as it breaks down glucose। ठीक है, so ATP it एनर्जी Which is energy. breaks down glucose and form 38 ATP of energy पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का टूटेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देविका, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? यही है। अब ये टूट जाए तो इससे क्या होगा? इसके टूटने से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी बना लेगा और किसमें तोड़ देगा ग्लूकोज को? ये बोलो, सही बता रहे। C6H12O6। तो जब तुम सांस लोगे तो ये इसको 6 CO2 में तोड़ देगा। 6 कार्बन है
ये फिर एक्सेल आउट हो जाएगी। सांस तुमने ली ऑक्सीजन, बाहर क्या निकली कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो 12H है तो 6H2 देखो 12 हो गया कि नहीं, 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, क्या 18 ऑक्सीजन हो गए। एक कार्बन डाइऑक्साइड में ही 2 ऑक्सीजन है तो 6 सेट में कितने हुए 12 हुए। और यहाँ 6 सेट वाटर में 6 ऑक्सीजन तो 12 और 6 18, क्या यहाँ पर भी 18 है, काउंट करो 12 प्लस 6 18। और साथ में क्या बना 38 ATP, that is 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन का स्ट्रक्चर ये होता है, सॉरी फॉर्मूला लिखना। देखो कुछ लिखना नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि वास्तव में रेस्पिरेशन रिएक्शन ये 7th की बुक में आपको दिखा दें, थी वहां पर याद हो तो रेस्पिरेशन की थी कि नहीं, फोटोज में दोनों की रिएक्शन दी है ना। हाँ ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन मतलब ये कार्बन कार्बन है और उस पर 3 फॉस्फेट लगे हैं। फॉस्फेट का तो फार्मूला पता है, तो ये देगा सबको बना बना के फॉस्फेट। किसको किसको देगा, गोल्जी ऑपरेटर्स को, लो एनर्जी दे दी, वो लोग इसको खर्च कर देंगे, एक फॉस्फेट निकाल देंगे, तब वो क्या कहलाएगा डाइफॉस्फेट। अब उसको फिर से पकड़ा देंगे, लो ये रहा फोन और ये रिचार्ज का पैसा, मेरा फोन रिचार्ज करो। यानी नाउ अभी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये एग्जॉस्टेड करेंसी है और ट्राइफॉस्फेट इज द न्यू करेंसी। तो ट्राइफॉस्फेट है तो जब ये गोल्जी ऑपरेटर्स ये सब इसको यूज करते हैं करेंसी को, तो क्या करते हैं एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ पर्पस है इस फॉस्फेट को इसमें जोड़ देना, इसके लिए वो किस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज। सो वॉट एवर एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम ग्लूकोज इट अल्टीमेटली अटैचेस 1 फॉस्फेट टू एडिनोसिन। तो इसका काम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना। एक ग्लूकोज के खर्च होने पर ये 38 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देता है। बोलो बात समझ में आ गई। सो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये इतने बनाता है। ATP is the energy currency of cell which various cellular organelles utilize for their life processes. Hence mitochondria is called powerhouse of cell. ठीक है, this ATP is energy और ये रिएक्शन क्या होती है, कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया आई होगा। तो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, इस सेंटेंस को पूरा करो ना, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, बोलो। Utilized by the cell organelles For their for their Lifelong function. life processes utilized by cell organelles for their functions भी लिख सकते हो, functions। Hence इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। आगे देखो, Give 3 similarities and 1 difference। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 3 सिमिलरिटी तुम क्या देखते हो अरविंद? उनका खुद का और न्यूक्लियस न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाएगा। क्रोमोसोम ये मैं चेक करके बताऊंगा क्योंकि तुमने बोला है कि ये चेक करना। क्रोमोसोम भी होता है, हैं? खुद के क्रोमोसोम। डीएनए हो गया तो डीएनए। प्रोटीन सही बात तो बता रहे राइबोसोम, खुद उनका उनके पास अपने राइबोसोम और डीएनए है, डीएनए से ठीक है, सर ये न्यूक्लियस वाला पॉइंट चेक करना है। वो चेक करेंगे क्योंकि अरविंद ने कहा ओलंपिक स्टूडेंट, लेकिन वो पहले के ही 3 क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड हैं। चलो अभी चेक करा जाएगा। नाउ चलो तो 3 हमें ये करना पड़ेगा, कौन कौन से हैं। ओके, बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। बोथ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड प्लास्टिड्स है। ये आपको बता दें प्लास्टिड्स क्या होते हैं, दे एट्रीब्यूट कलर्स टू प्लांट्स। प्लास्टिड्स 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से अमन? एक तो
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट 4 तरीके के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और ज़ैंथोफिल, रोडोप्लास्ट हाँ, फेइयोप्लास्ट। फेइयोप्लास्ट ब्राउन कलर देगा, ज़ैंथोप्लास्ट येलो कलर देगा, रोडोप्लास्ट रेड कलर देगा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देगा। और ये सभी किसके अंडर में आते हैं? क्रोमोप्लास्ट। वैसे फूल और भी कई रंगों के होते हैं, लेकिन अभी हमने 4 बताए हैं, कई तरीके। तो पहली चीज आपने क्या बताई? बोथ हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। ये चैप्टर पूरा हो जाए तो नोएल के सवाल बताइए। सेकंड देखो, अगर हम क्या तुम्हें इसमें देखने से ये पता चलता है कि जो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है वही माइटोकॉन्ड्रिया का भी होगा? दोनों ओवल शेप है। देख लो, दिखा दें तुमको। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, क्या वो भी ओवल शेप है? और प्लास्टिड ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया रेड कलर में, प्लास्टिड ग्रीन कलर में, दिख रहा है नीचे? दोनों ओवल शेप है। सो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज सेम। माइटोकॉन्ड्रिया देखो और प्लास्टिड देखो, क्या दोनों एक तरीके के हैं? इसमें लाइसोसोम का है। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया। चलो, बोथ हैव सिमिलर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बोथ हैव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। थर्ड देखिए कि बोथ आर डबल मेम्ब्रेन। दोनों में क्या होगा? यानी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। अभी दिखा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा डबल, तो उसको क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड है। तो यहाँ पे ये चीज देखने का क्या है प्लास्टिड के अंदर? बताओ। अरविंद से नहीं पूछो, हर चीज वही नहीं बताएगा, तुम्हें खुद भी जानना चाहिए। क्रिस्टेट और ये स्ट्रोमा और ये प्लास्टिड हुआ। अभी दिखा भी देते हैं तो फिर याद हो जाएगा। प्लास्टिड्स और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन लिखना चाहिए क्योंकि ये अकेला दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ सिर्फ स्टार न्यूज वाले आए तो कह देना हमारे यहाँ मीडियम आया है, और स्टार न्यूज आज तक और उसी तरह से एनडीटीवी तो मीडिया आया है। अब जरा देखो, पहले आप प्लास्टिक देखिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ये देखो, तुमको ये स्ट्रोमा दिख रहा है? पहले दिखा रखा है एक बार। अभी वो बता नहीं पाए ना, ये लोग बता कहाँ पाए स्ट्रोमा? सिर्फ तुम ही तो बता पाए थे। अब ये देखो, ये दिख रहा है? तुमको स्ट्रोमा दिखा दें। ये सब ये क्या है? प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के अंदर ले जाएगा तुमको। अभी तो सेल मतलब लीफ के अंदर ले गया, लीफ के अंदर सेल के भी अंदर ले गया। ये अब सेल है, सेल के अंदर जा रहा है। अब सेल के अंदर गया, अब ये जाएगा प्लास्टिड के अंदर। ये प्लास्टिड है ग्रीन कलर वाला, इसी में से किसी के अंदर चला जाएगा। यही सब प्लास्टिड्स हैं। देखो किसके अंदर जाता है? मुझे लगता है इसी के अंदर चला जाएगा। ये गया माइक्रोस्कोप, तो जब अंदर गया तो ये क्या दिखा? स्ट्रोमा। इस तो ये जो प्लास्टिड्स हैं, नोयल, इनको क्या कहा जाता है सेल का? इस पे क्या काम होता होगा? बोलो। ग्लूकोज खाने बनने का तो ठीक है। 9 के हिसाब से आप बताइए ग्लूकोज
तो ये जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करके किस में बदल लेता है? नहीं अभी नहीं सोलर वो बता दे, केमिकल एनर्जी। केमिकल सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करके किस में बदल लेगा? केमिकल एनर्जी में, और वाटर की मदद से और बाहर से आने वाले CO2 की मदद से। वो इसका कच्चा माल है, द रॉ मटेरियल, वो इस पर ग्लूकोज बना रहा है। इस पर जो बैठे हुए हैं वो राइबोसोम्स हैं। क्या तुमने देखे थे? नहीं देखे थे तो दिखा दें, ये देखो, ये सब राइबोसोम्स हैं। ये खाना बन रहा है, ये सब उसके बहरे हैं, क्या उड़ रहे हैं? ये रसोइये हैं। वो पंछी उड़ रहे हैं। These are the ribosomes, NRATRNA। समझ आया? ये अलग है, that is मैसेंजर राइबोसोम्स, अलग अलग हैं सब, अपना काम कर रहे हैं। किचन है, अगर खाना बन रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप मुझे बता दें त्रिशु कि जो प्लास्टिक्स हैं उनको सेल का क्या कहा जाता है? किचन। तो यहाँ खाना बन के ये सेल के ही अंदर है, खाना बना। तो आप ये देखिए, इसने खाना बना के किसको दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को, ग्लूकोज, और बोला ये ग्लूकोज पकड़ो और 38 ATP का निर्माण करो, बच्चे भूखे हैं। तो वो फिर 38 ATP बना के सबको बंटवा, है ना? इसको भी चाहिए, इसको आप इंटरनेट तो ये भी काम नहीं कर पाएगा ना, पावर हाउस वही। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, तो दोनों डबल मेम्ब्रेन है। अभी तीनों डिफरेंस पूछेंगे, फिर मना नहीं करना। अभी आज तुमने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, अभी बताना होगा। डिफरेंस ही आपको एक ही तो डिफरेंस देख अभी Witnessing तीसरा the दिखा process of photosynthesis. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बोथ आर देखो, अब इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया देखो। This is your daily reminder that the mitochondria is the powerhouse of the cell. This is your daily reminder that the इसके बीच में mitochondria क्रिस्टे हैं, ये देखो, ये उसकी कटिंग बना रहा है। माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने के लिए ठीक है, ये देख लो, इसमें दिखाते हैं। They are called powerhouses of cells because they convert energy into forms ये that are एनिमल सेल visible by दिखाया the जा रहा cell. है। एनिमल सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। Mitochondria What about vary the in other? shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria ऐसे are fold- bound by two क्रिस्टे समझ membranes. रहे हो? That is folded structure। Membrane is a इसमें राइबोसोम दिख रहा है, bilayer वैसे वो येलो होता है, लेकिन ऐसे The दिखाया। outer membrane is smooth while the inner membrane has many. कितना समझ लिया आपने? चलो, सो थर्ड क्या लिखने बताइए? ठीक है, तो बोथ आर, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, डबल लेयर। अच्छा, अब एक इनमें तो सिमिलैरिटीज हैं, ये क्या है? सुहाना एक डिफरेंस बताओ। द डिफरेंस Powerhouse is called the powerhouse of the cell, or plastids are called. नोएल बताओ। यही हाँ बोलो अभिषेक। Mitochondria and plastids both are found in plant cell, but plastids do not found in. पढ़ के आए होगे, ये पढ़ के आए हैं। ऐसे कैसे बता लिया? जो उसमें लिखा वही बता रहे हैं। चीटर हैं तुम लोग, ईमानदार। चीटिंग नहीं कर रही है। क्यों पढ़ के आए? नहीं, जब और बच्चे नहीं पढ़े तो तुम क्यों पढ़े? सो द डिफरेंस इज, और लोग तो इधर उधर की बात करें ना, इधर उधर की बात ना करिए। बता कि काफिला लूटा कैसे? अब बताइए। The difference is that mitochondria and plastids both are found. Plastids are not present in animals. both are found in plant cell, but plastid is not found in Animal cells.
इन एनिमल सेल। और ये लोग भी सही बता रहे थे कि वन एक क्या करता है, वन सिंथेसाइजेस ग्लूकोज व्हाइल अदर ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज। ये भी बड़ा डिफरेंस है कि प्लास्टिड क्या करेगा बताओ? Synthesize DNA glucose. देखो प्लास्टिड synthesizes glucose while, जब 12 बज जाएगा तो नोएल का डाउट बता जाएगा। while प्लास्टिक synthesis while माइटोकॉन्ड्रिया breaks down ग्लूकोज। ऐसी बात है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, what happens when human red blood cells are placed? अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दें रेड ब्लड सेल को तो क्या होगा? So if human red blood cells are kept in hypotonic solution, देख लो, यानी बाहर वाटर ज्यादा हो तो सोल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। देख लो, दिखा देने से जल्दी याद आ जाएगा। Cell kept Cell in organelles hypotonic within a solution. cell. Their core. Imagine that you ये चीज है, इसको Hello children. So today we are going to study the concept of osmosis. So to begin with, I have taken a container which has water. Hello बहुत children. छोटा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये देखो, Osmosis by definition is movement of solvent molecules through a absorb water due to process of osmosis and swell up. रेजिन, If the किशमिश, swollen resin रेजिन को क्या कहते हैं? तो अब जरा देख लें, ये रेजिन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देख लो, Okay, so ये the cell का topic ही of है। this video is to kind of compare and ये देखो। contrast solutions. ये that हाइपरटोनिक contain में, versus ones that हाइपरटोनिक are में तुम क्या देख रहे हो? So let's get started. नहीं, Okay, well, और first तुम्हें of ठीक all, से what is a बताएं। solution? Well, it's a mixture. ये देखो, Okay, so the topic of this ये video. देखो, अगर तुमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या उसके अंदर का पानी बाहर चला जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इस चीज को कौन सी बीमारी कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं? जो व्यक्ति, अगर मान लो जो व्यक्ति ज्यादा नमक खाएगा तो उसको इन तीनों में से कौन सी बीमारी होगी? क्योंकि बाहर अब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वो ब्लड का ही पानी ले लेगा क्या? ठीक है। और जो सिकल सेल एनीमिया डॉक्टर कहते हैं, और बाकी लोग अगर ज्यादा नमक खाते हैं तो हम लोग और आप लोग कॉमनली से एडीमा कहते हैं, नहीं? उसे एडीमा हो गया है जैसे नहीं कहते हैं, तो एडीमा, तो ये कुछ नहीं, नमक ज्यादा खाने से होता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? और इसमें बोलो क्या होगा? हाइपोटोनिक में बाहर पानी ज्यादा था कि कम था? कम होगा तो फिर सेल तुमको स्वेलिंग नहीं दिखाई पड़ी सेल की। ज्यादा पानी होगा तभी तो उसके अंदर गया कि नहीं गया? तो आपको बस इसी से पता चल रहा है। तो यहाँ पर इससे क्या दिख रहा है बताओ? ये नीचे क्या लिखा है? H2O कमिंग आउट और ये H2O गोइंग इन। तो इसमें गोइंग इन है और इसमें कमिंग आउट है। और इसमें बोलो उत्कर्ष अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा की बाहर? इक्वल है क्योंकि आइसोटोनिक है। यही चीज हमको लिखनी है। चलो नाउ
पहला क्वेश्चन देखो, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। अब देखो फिर आप कुमकुम बता देना, तुमने बताया नहीं अभी तक कुछ। व्हाट हैपेंस इफ रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा? देख के बता दो। सृजना, ठीक है। इफ ह्यूमन सेल्स आर केप्ट, ये देखिए ह्यूमन सेल एक अल्पेनलीबल की तरीके से होती है। एक इस तरीके की मिठाई आती है पैकेट में, तो उसमें ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो उसमें क्या होगा बताओ? क्या वाटर अंदर चला जाएगा? और अगर वाटर अंदर चला जाएगा तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज हैविंग हायर वाटर कंसंट्रेशन, नहीं? So then red blood cell RBC will swells up, और अगर swell up हो जाएगी नोएल, तो इसमें टर्जर किसे कहते हैं? करेक्ट, इट गेट्स टाइट। swell up हो गए तो उसे टर्जर कहते हैं। फिर उसके बाद बर्स्टिंग ऑफ सेल टेक्स प्लेस, जैसे वो फट गई ना एक सेल, लास्ट में एक सेल को फटते हुए दिखाया गया है। तुम लोग खुद ही देखो ना हम क्या दिखाएं, तुमको इसी फिगर है। तो स्वेल्स अप एंड गेट टर्जर। टर्जर का क्या मतलब है अभिषेक? टर्जर टाइट एंड मे बर्स्ट as hypotonic solution has higher as hypotonic solution has higher। अरविंद अगले का आंसर दो, बताया मत करो। जब अरविंद से पूछा जाए कभी भी मत बताओ। सेकंड टाइट लिखो, टर्जर का मतलब टाइट लिखो। हाँ बोलो। चलिए सेकंड का आंसर दीजिए। Why plant cells shrink when kept in hypertonic solution? आंसर दीजिए। अगर तुम प्लांट सेल है, तुम ऐसा करो ना कि प्याज लो या आलू लो, उसको चाशनी में डुबो दो, तो तुम्हारा आलू ढीला पड़ जाएगा कि टाइट? क्यों ढीला पड़ जाएगा? वाटर होगा ना, बाहर निकल जाएगा। अच्छा तो लिखें फिर। अच्छा तुम इसको हीमोलिसिस बोल रहे हो कि उसको प्लाज्मोलिसिस? इसको इसको ये तो वो है हीमोलिसिस हो जाएगा। लोग सही बता दिए, बोले ये हीमोलिसिस है वो प्लाज्मोलिसिस। So this is called, that is swelling of cell in hypotonic solution is called hemolysis। इस चीज को लिखो, swelling of cell in, बस इसको कर दें, hypotonic solution is called hemo। This is चलो y isotonics isolysosomes। सेकंड देखो, थर्ड नहीं सेकंड है ना। why plant cell shrink if plant cell is kept in hypertonic is kept in hypertonic solution? The concentration of water outside the cell is lesser than सही है। inside of cell। तो फिर क्या होगा? By the process of osmosis, the water of inside will move to outside। Then water from inside cell It go moves out outside the cell and the outside cell dry. cell। It is due to differential concentration condition। उस डिफरेंस की वजह से डिफरेंशियल प्रेशर कंडीशन भी हो जाती है। कंसंट्रेशन में अगर कमी है, डिफरेंस है, तो प्रेशर क्रिएट होता है ना, वाटर प्रेशर। एक तरफ ज्यादा पानी रख दो, एक तरफ पानी नहीं है, तो क्या हायर वाटर से इधर नहीं आएगा? तो ये डिफरेंशियल प्रेशर भी है। आगे चल के जिसे तुम ऑस्मोसिस कह रहे हो ना, 10th में तुम इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दोगे। ध्यान दे लेना मेरी बात को। अभी ऑस्मोसिस कह रहे हो और 10th में इसी को क्या कहोगे? परासरण दबाव।
तो अब ये चीज हो गई आउटसाइड सेल, हेंस सेल विल श्रिंक। इसलिए क्या होगा? तो फिर नोएल तुम इसे हीमोलिसिस कहोगी या प्लाज्मोलिसिस? हेंस सेल विल श्रिंक। It is the movement of water from inside cell to outside cell is called plasmolysis. Shrinking of cell when it is kept in hypertonic solution is called plasmolysis. It is plasmolysis. मैं थर्ड पार्ट नहीं कराऊंगा, सिर्फ उत्कर्ष से पूछ लूंगा. Why the lysosomes are called suicidal death? When any pathogens enter the cell, the lysosome secretes the digestive enzyme and digests the whole cell. जब पैथोजन इंटर करेगा तो अपनी सेल को खा जाएगा, ऐसा नहीं, ये गलत तरीका है. वो तो सेल को बचाएगा ना. तुम बताओ सुसाइड वे की बात पूछेगी तो तुम कह रहे हो जब कोई आएगा तो कहेगा तुम्हारे अंदर ये बाहर से चोराया है, अब तुम मरो. digestive enzymes, and when the cell बोलो. cell get damaged, cell by pathogens, then the digestive enzymes of lysosomes. बोलो. When When pathogen enter in the cell. पैथोजन से हाँ बोलो. When the cell bursts, ये सही है, इतना सही मैंने बोला. When cell get damaged, then cell cannot, ये क्या होगा? Complete its life processes. तो वो सेल अपना लाइफ प्रोसेस बस्ट. सेल में अगर डैमेज हो गया तो उसका जो इंटरनल मटेरियल है साइटोप्लाज्म में सब बाहर निकल जाएगा. ऐसे में सेल अब अपनी लाइफ नहीं पूरी कर पाएगा, क्योंकि उसी साइटोप्लाज्म से ही तो सब कुछ आ जा रहा था, प्रोटीन हो या फैट हो, उसी में तुमने डैमेज कर दिया सेल में. सो सेल कैन नॉट पुल आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस. इन दिस केस लाइसोसोम बर्स्ट्स and digests its own cell. This is called so lysosomes are called suicidal. जिसने उसे बनाया, लाइसोसोम को किसने बनाया? बताओ. पढ़ के आते हैं सब चीटर लोग नहीं भाई. तुमने कहाँ बोला? तुम्हारे सुनाई नहीं पड़ा. गॉल्जी ऑपरेटर बोला. चलो इतना ही रखो, अब आगे लाओ. नहीं अभी इसके सवाल बता दे. नाइन नहीं रखो, 2883 और आइसो लो. बताओ. दो चीजें बताई गई हैं, यानी अरविंद ने भी बताया और आप भी बताएंगे. कोई 8 आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज के नाम बताएं. भाई यही तो टेंडेंसी है जो चंदन को कमजोर बनाती है. जल्दी से बैग पैक कर लेना, इंटरेस्ट न लेना. हाँ अभी बता देंगे आइसोन्यूट्रॉनिक. बताओ. चलो अब एक क्वेश्चन नोएल का है कि व्हाट इज, क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोटोन. आइसोटोन का मतलब है if outside the cell and inside the cell water concentration is similar then आइसोटोन. तब तो हमें देखना पड़ेगा. अगर आपने पूछा हमने ये वर्ड पढ़ा नहीं अभी तक. देख लें, बड़ी बात है. अगर एलिमेंट में तो बड़ी बात है, हम लोग को सीखने को मिलेगा. एक बार देख लें. चल जाओ. What is isotone?
ये ठीक कह रहे हैं। More than 17 models. सो आइसोटोन को कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। आइसो बात नहीं करो न्यूट्रॉनिक। इफ टू एलिमेंट्स atoms of two elements having same number of neutrons, atoms of two elements having Same number of neutrons. जैसे कि same number of neutrons, जिनमें same number of neutron हो जाए are called isoneutronic. example sir. न्यूट्रॉनिक। अब जरा देखो, तुमको ये बात मालूम है कि C7 और 14 में कितने न्यूट्रॉन है, ये बताओ। 7 ये 7 ना लिखो, 6 लिखो और यहाँ 13 लिखो। अब कितने न्यूट्रॉन है? 7. चेक कर लो, बोलो प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? 7। तभी तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 30. सही है। अच्छा ये बताओ कि N में ये 7 और 14 है, अब कितने न्यूट्रॉन पाए गए? प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 7 और A की वैल्यू 14। तो ये चीज सेम हुई कि नहीं? तो ये दोनों क्या हो गए? आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो न्यूट्रॉनिक हो गए, या फिर क्या कहा जाएगा बोलो? आइसोटोन हो गए, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाए। अच्छा ये बताओ, जो आइसोटोनिक होते हैं चंदन, वो आइसोबेरिक होते हैं कि आइसोटोप होते हैं? आइसोटोन। क्या ये आइसोटोप भी हैं? क्या ये आइसोबार्स हैं? अलग ही स्पीशीज. ये अलग चीज हो गई। तो फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे? So those atoms or ions having same number of electrons. Those atoms, ions having same number of electrons, having same number of electrons. आप मुझे बताएं कि अगर मैं Na+ की बात करूं उत्कर्ष, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं? प्रोटॉन 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलो एक निकल गया होगा ना। तो फिर मुझे ये बताओ Mg2+, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 12 और इलेक्ट्रॉन? 10. क्या दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है? Yes. अब बिना चंदन से पूछे 8 और ऐसे आयंस या एटम बताओ जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन है। पता नहीं. चीटिंग नहीं करनी। चलो ठीक है, तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारी सुविधा के लिए 1 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 8। इलेक्ट्रॉन 10. क्योंकि दो और निगेटिव चार्ज आ गए ना। सुहाना कुछ इसमें और ऐड करो। क्लोरीन 18, ये अलग स्पीशीज है, कोई बात नहीं। फ्लोरीन ना, फ्लोरीन का देखो 9, तो क्या होगा? 9 क्या है? 9 प्रोटॉन. प्रोटॉन। F- बोला करो, ऐसा फ्लोरीन मत बोला करो। और बोलो। लिथियम. बहुत अच्छी बात है ये, देखो L3+। तुम कैसे बता सकोगे अभी उसके स्केल के बराबर पहुंचोगे? N3- तुम तो 2 की बात कर रहे हो, वो 10 की बात कर रहा है और तुम भी 2 ही पे हो। N3- सही है, ये भी चंदन ने भी दिमाग लगाया है। तो ये देखो 13 है तो 10 हो गया कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसमें बोलो मैं क्या क्या है? यहाँ बोलो 7 नहीं दिख रहा तुमको? नाइट्रोजन पता नहीं। और यहाँ 10. और बोलो, एक और बोलो, कोई आइटम बोलो, दिमाग लगा। करेक्ट। ये चीज इसी को कहते हैं कि नहीं तो और लोग तो नहीं बता पाए, यही कैसे बता? नियॉन नहीं, उसने जान लिया कि एटम बता दे। अच्छा 10. और कोई मतलब अनाड़ी होता तो को कार्बन ही बता देता। कार्बन में हो पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन बताता ना. तो तुम्हें इतना पता चल गया। चलो इसी के साथ ही छुट्टी करते हैं। That's it.